अच्छा बेटे, जो कैरियर ऑप्शंस है ना, दिल्ली एनसीआर के हिसाब से मैंने बनाए हैं। जी इसमें दिल्ली में क्या क्या ऑप्शंस हैं और एनसीआर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट के बनाए हैं, कुछ प्राइवेट का भी इसमें ध्यान रखा है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। जी तो सबसे पहले हमारी मेडिकल फील्ड है बेटा। मेडिकल फील्ड में वी हैव कोर्सेज लाइक एमबीबीएस, बीडीएस जो डेंटल डॉक्टर होता है, बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर। इसमें जॉब लगेगी एज ए डॉक्टर, और फर्दर स्टडी इसमें रिक्वायर्ड है, ज्यादातर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी इसमें। वैसे तो ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप फॉर्चुनेट हैं तो जॉब लग सकती है या अपना कुछ आप क्लिनिक खोल सकते हैं, अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास रिसर्च टीचिंग ऐड हो जाता है, अदरवाइज आप एज अ प्रोफेशनल तो काम कर ही सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एनईईटी के थ्रू, आप दोनों ने भर दिया होगा एनईईटी का फॉर्म। जी ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मेडिकल फील्ड। कुछ पूछना है बेटे इसके बारे में तो पूछ सकते हो। गुंजन, अ, अ, कुछ पूछना है बेटे? मामा जी, ये हाँ बोलो। मामा जी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब एमबीबीएस के बाद भी? हाँ बेटे, एमबीबीएस ना ये ग्रेजुएशन कोर्स है एक तरह से, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और जी बीएचएमएस, जी दीज आर जी ग्रेजुएशन कोर्सेज। इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जैसे कि एमबीबीएस के बाद एमडी होता है, जैसे मैंने एमडी पैथोलॉजी में किया है। और अगर कोई सर्जिकल फील्ड है जैसे सर्जरी में करना है तो एमएस सर्जरी होता है, तो जी एमडी या एमएस करना होता है आफ्टर जी एमबीबीएस, अगर आपको रिसर्च और टीचिंग में जाना है तो। अगर आपको रिसर्च टीचिंग में नहीं जाना है तो प्रोफेशनल काम करना है तो आप एमबीबीएस डॉक्टर की तरह भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी मामा जी, आपने कहा था कि अगर फॉर्चुनेट हुए तो बिना पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जॉब लग सकती है। जी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे दीजिए इसके बारे में। हाँ बेटा, फॉर आजकल जॉब की बहुत कमी है। जो ज्यादातर लोग हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पहली प्रेफरेंस तो पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को ही दी जाती है। जो प्लेन जी एमबीबीएस है उसको तो जॉब पहले कोई भी नहीं देता। जी लेकिन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी लेता है, जिसमें वो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ हर साल जो है वो जीडीएमओ के लिए एग्जाम लेता है। एमबीबीएस के लेवल का एग्जाम होता है, मतलब पोस्ट एमबीबीएस। उस एग्जाम में बैठ के आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर बन के इंडिया में काम कर सकते हैं। अ, जी, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसे कंबाइंड कंबाइंड मेडिकल सर्विस। कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन होता है ना, ऐसी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जी यूपीएससी जी, लेता है। तो उसके हाँ, बाद भी आप, सीडीएस सीएम। हाँ उसके बाद आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर बनते हैं बेटा। जी अदरवाइज पीजी करने के बाद तो आप स्पेशलिस्ट बनेंगे। जी, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए। बेटा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ये होता है जो भी मेडिकल से रिलेटेड जनरल काम है वो उसको दिए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड काम नहीं दिए जाते उसको। जी, तो जैसे कि? जैसे कि किसी डिस्पेंसरी में एज ए मेडिकल ऑफिसर, यूपीएससी के बाद कंबाइंड मेडिकल सर्विस के बाद आप किसी डिस्पेंसरी में एज ए डॉक्टर लग सकते हैं, जनरल ड्यूटी मेडिकल जी ऑफिसर। या फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूट में एज ए मेडिकल ऑफिसर लग सकते हैं। या अगर जैसे कि एमसीडी की भी, जैसे मैं एमसीडी में काम करता हूँ, एमसीडी भी अपनी सीट यूपीएससी को भेजती है जीडीएमओ के लिए। तो यूपीएससी हम्म। जीडीएमओ सेलेक्ट होते हैं वो दिल्ली के एमसीडी में भी काम कर सकते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जीडीएम बोलते हैं उनको। जी, ठीक है माँ जी। आगे चल के वो प्रमोशन हो के चीफ मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं, सीएमओ। सीएमओ डिस्ट्रिक्ट लेवल अच्छा का जी। टॉप मोस्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हम्म सीएमओ होता है एक, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम्म। मेडिकल प्रॉब्लम को हैंडल करता है। ओके। तो वो, लेकिन वो प्रमोशन के बाद उसमें टाइम लगता है, प्रमोशन के बाद बनते हैं वो। यूपी में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल लाइन का चीफ है वो सीएमओ होता है। अगर आपको यूपी में कोई लैब खोलनी है तो आप वहां के सीएमओ से परमिशन लेते हैं, तो सीएमओ उस ओके डिस्ट्रिक्ट की ओके। सारी मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी। और कोई क्वेश्चन बेटे? नहीं नहीं मामा जी। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी पैरामेडिकल फील्ड है बेटा।
पैरामेडिकल फील्ड में जो कोर्सेज हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, वो मोटे तौर पे 3 याद आ रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि BSc MLT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। मोटे तौर पे मुझे ये 3 याद आ रहे हैं। जो BSc MLT है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। जो लैब की टेक्नोलॉजी है, जिससे कि लैब टेक्नीशियन जो बनते हैं, जो लैब में टेस्ट करते हैं, वो BSc MLT करते हैं। इसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज अभी गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से, मुझे डाउट है कहीं अवेलेबल होगा। गवर्नमेंट में दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी से देयर आर 2 कॉलेजेस जो BSc MLT कोर्स कराते हैं। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी OT होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि अगर कोई हैंडीकैप इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल किस तरह से वो इंडिविजुअल अपने रूटीन काम कर सकता है, उससे रिलेटेड जो हमें इक्विपमेंट बनाने हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्ब बना लिया किसी के लिए, या किसी के लिए ऐसी शू बनाया जैसे किसी का पैर ऊपर नीचे है, तो उसके लिए स्पेशल शू बनाया जाता है कि एक शू की हाइट ज्यादा है, एक शू की हाइट कम है। तो ये सब जो पूरी साइंस है इसके पीछे की, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो इस साइंस को पढ़ते हैं और वो हैंडीकैप इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं। इसी तरह से फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि कोई, जैसे कि जॉइंट की प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स देके या उसको हीट देके, उसको एक्सरसाइज करा के हम जो उसको हेल्प करते हैं, वो फिजियोथेरेपी आती है। तो फिजियोथेरेपी जो है काफी चल रही है आजकल। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो हम जैसे बड़ी मम्मी है, उन्होंने भी, उनको जब जॉइंट में प्रॉब्लम थी तो फिजियोथेरेपिस्ट को फोन करके हमने घर में बुलाया था। वो अपनी मशीनें लेके आया था और उसने जो है अल्ट्रासाउंड का, जो हिंदी में बोलते हैं, सिकाई की थी। बेसिकली अल्ट्रासाउंड वेव से ना पेन को सप्रेस किया जाता है और वहां का, उस एरिया का इन्फ्लेमेशन कम किया जाता है। तो इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट जो है घर आने की फीस लेता है, अपना सेंटर भी खोल सकता है फिजियोथेरेपिस्ट, जहाँ पे क्लाइंट आते हैं। आजकल जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एल्डरली पॉपुलेशन है, बूढ़े बूढ़े लोग ज्यादा हैं, उनकी दिक्कतें हैं, तो फिजियोथेरेपी भी का भी काफी रोल है। तो मैं गुंजन को कल यही बता रहा था, मैंने जो MBBS में जब मेरा नाम नहीं आया था तो मैंने फिजियोथेरेपी में ज्वाइन कर लिया था। मतलब ऑलमोस्ट फीस देने के लिए डैडी और मैं चले गए थे। हम फीस देने ही वाले थे कि हमें पता चला कि मेडिकल लाइन में हो गया। तो अगर मेरा MBBS में ना आता तो मैं आज फिजियोथेरेपिस्ट ही होता। तो ये कोर्सेज हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, मतलब जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं। एक तरह से ये मेडिकल लाइन को हेल्प करने वाले कोर्सेज हैं। इसमें जो जॉब लगेगी वो बनेगी पैरामेडिक पर्सनल बनेंगे आप पैरामेडिक बनेंगे। और इसमें फर्दर स्टडी सब कोर्सेज में अवेलेबल नहीं है, कुछ कोर्सेज में अवेलेबल है और कहीं कहीं अवेलेबल है। तो इसमें फर्दर स्टडी में दिक्कत आ सकती है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लिखा है अवेलेबल इन ओनली सम फील्ड्स, जैसे कि BSc MLT के बाद MSc MLT, MSc कोर्स MLT में कुछ ही जगह अवेलेबल है इंडिया में, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें। तो इसमें तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें जरूर अप्लाई करें। गुंजन भी अप्लाई करे, आप भी अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई एक्सटेंड कर दी गई है इस साल की, ये मैंने पता किया है। इसका एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है IP यूनिवर्सिटी का, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिए। क्योंकि हमारे पास एक प्लान भी जरूर होना चाहिए कि मान लो अगर MBBS में नहीं हुआ तो हम भी मीनवाइल क्या करेंगे। अब जैसे ये कोर्सेज हैं, मीनवाइल ये कोर्सेज हम कर सकते हैं। जैसे मेरा एक साथी था, वो उसने BSc करी थी 1 साल, फिर उसका दूसरे साल मेडिकल में हुआ था। तो इस तरह से हम कर, और ये तो हमारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये कोर्स करने के बाद तो आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। MLT करने के बाद आप लैब में काम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो अपनी दुकान यूजुअली नहीं खोलता है, इंस्टीट्यूट में ही काम करता है, क्योंकि ये बड़े बड़े इक्विपमेंट इसमें काम आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अपनी दुकान खोल लेता है। तो ये CET के लिए आप लोग जरूर भर देना। एनी क्वेश्चंस बेटे? नहीं नहीं गुंजन बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं आमा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हो गया हमारा, अब जनरल BSc हो गई हमारी। मान लीजिए हमारा जो है, हमारा MBBS में नहीं हुआ और MBBS हम करना चाह रहे थे,
और हम प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाह रहे, जैसे मैंने MLT OT PT बताया आपको, तो हमारे पास ऑप्शन होता है जनरल BSc करने का। BSc कोर्सेज जो दिल्ली में जो अवेलेबल हैं, जो मैंने पता लगाए हैं, वो है BSc जूलॉजी एंड BSc बॉटनी। अब जैसे कि हम साइंस को डिवाइड कर देते हैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसी तरह से ये दो मोटी मोटी लाइनें हैं, BSc जूलॉजी एंड BSc बॉटनी। इसमें जॉब लगेगी टीचिंग जॉब। टीचिंग जॉब इसमें अगर आप BSc जियोलॉजी और BSc बॉटनी करते हैं तो आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं साइंस के। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं इसके बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन इजीली अवेलेबल है इनमें, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अनलाइक दी पैरामेडिकल कोर्सेज जो मैंने पहले बताए थे जिसमें PG करने में दिक्कत है, इसमें PG करने में कोई दिक्कत नहीं है। MSc अवेलेबल है काफी इजीली। आप BSc के बाद MSc कर सकते हैं और MSc के बाद आप PhD कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल MSc PhD। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर लेंगे उसके बाद आप कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, जिसको हम लेक्चरार बोलते हैं। तो इसमें हम कॉलेज में लेक्चरार बन सकते हैं। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेडिकल सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप घुस सकते हैं, जैसे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें भी आप जो है मेडिकल लाइन का भी आनंद उठा सकते हैं थोड़ा सा, कि मेडिकल सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इसमें आप चले गए। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कि किसी ने BSc जूलॉजी करा, उसके बाद उसने MSc कर लिया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रो में अगर उसका इंटरेस्ट था तो वो इंटरेस्ट उसका पूरा हुआ, फिर उसने PhD करी और वो कॉलेज में लेक्चरार बन गया। तो ये भी एक एक जॉब प्रोफाइल हो सकती है। लेकिन इसमें एंट्रेंस कैसे होगा? इसमें एंट्रेंस होने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ होता है। अगर आपके 90% से ज्यादा 12th में मार्क्स हैं तो इजीली आपको नॉर्थ कैंपस में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको थोड़े से दूसरे टाइप के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, जो जो हाई लेवल के नहीं है, उनमें भी एडमिशन मिल सकता है। तो इसमें आपके 12th के मार्क्स की जो परसेंटेज है वो ज्यादा जरूरी है, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से उसका भी ऐसी कोई कट ऑफ निकलता होगा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारे टाइम पे खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी होती थी, आजकल दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी भी है। देयर आर 2 यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली, तो उसका भी कुछ कट ऑफ जी। होता होगा। तो इस तरह से आप जनरल BSc में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एनी क्वेश्चंस बेटा? नहीं नहीं आमा जी। गुंजन बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं आमा। तो इसमें बेटे, इसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई टेंशन नहीं है। इसमें जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकलेगा वो फॉर्म आपको भरना है, उसकी खबर लगी हाँ हाँ। जाएगी। तो वो फॉर्म भी मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर भरिएगा। तो आपको 3 काम जरूर करने हैं। एक, आपको NEET का एग्जाम देना है। दूसरा, जी। आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम अप्लाई करना है और एग्जाम एग्जाम होता है इसका, वो देना है। तीसरा, आपको जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। क्योंकि कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो 1 साल हमारा खराब नहीं होता, हम किसी कोर्स में घुस सकते हैं। जी। अब ओके हम, आमा। हाँ ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एक नई फील्ड आजकल काफी अपकमिंग फील्ड आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी फील्ड है। इसमें ग्रेजुएशन है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है। ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारी ये थी पिछली वाली जो थी, ये जनरल BSc थी, ये हमारी स्पेशलाइज्ड है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जो बायोलॉजी में जो हमें हमारी जो मशीनें यूज होती हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी हमें जानकारी दी जाती है, मशीनों की फंक्शनिंग। और आप इसकी कोर्स करने के बाद आप अच्छे किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड मशीनें बनाती है, उसमें आप जॉब लग सकती है आपकी। तो आप एक तरह से टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। आप टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं, अगर आपने PG करा हुआ है तो आप किसी कॉलेज में लेक्चरार भी बन सकते हैं। तो इस इसमें एंट्रेंस एग्जाम इसका मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं मिली। पर इतनी जानकारी जरूर मिली है कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज आज की डेट में ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट में शायद ये अवेलेबल नहीं है या बहुत ही कम तरीके से अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। लेकिन अगर आप लोग इसकी फर्दर जानकारी चाहते हैं तो हम इसकी जानकारी अवेलेबल मतलब ढूंढ सकते हैं, कहीं ना कहीं से हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। एनी क्वेश्चंस बेटा? नहीं आमा। ठीक है बेटे, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बेटे सिद्धार्थ बोलो।
मामा जी बायोटेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब कोई भी जॉब के आसार नहीं है? बेटा कम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली। ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी करके मशीनें बनाया करती हैं, हम्म। जैसे लैब में काम आने वाली मशीनें हो गई, या फिर ऑपरेशन के टाइम पे जो मशीनें काम आती हैं, या फिर और किसी बायोलॉजिकल साइंस में जो मशीनें काम आती हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजिकल फील्ड है ये। तो गवर्नमेंट में अभी कम है इसका स्कोप, लेकिन मामा जी जैसे एक हम्म ये अपकमिंग हम्म फील्ड है, ये करके आप बाहर भी जा सकते हैं। जी जी। हाँ, मामा जी जैसे वायरोलॉजी एक सब्जेक्ट मतलब एक फील्ड होती है वायरोलॉजी, तो भी वायरोलॉजी बायोटेक का ही पार्ट है? नहीं बेटे। मैं अगर आपको वायरोलॉजी में जाना है तो मैं बताऊंगा कि आपको पीछे जाना होगा। जैसे कि ये मेरी जनरल बीएससी वाली बात मैं कर रहा था, आपको एक जी जी। बीएससी करनी पड़ेगी या हम्म फिर आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। दो रास्ते हैं आपको वायरोलॉजी में जाने के, या तो एमबीबीएस करेंगे आप, या आप जनरल हम्म बीएससी करेंगे जूलॉजी में। इसके बाद जी। आप एमएससी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। और एमएससी माइक्रो। हाँ, और माइक्रोबायोलॉजी का सब डिवीजन होता है वायरोलॉजी। हाँ हाँ हाँ। वायरस जो है माइक्रोबायोलॉजी का छोटा हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस रास्ते से आप वायरोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से नहीं जा सकते बेटा, वो अलग चीज है। अच्छा अच्छा। एनी अदर क्वेश्चन बेटे? नहीं नहीं भाई। अब हम लास्ट में चलते हैं बेटा, हमारी लास्ट स्लाइड है। ये मुझे पता चला है कि इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जूलॉजी मेजर एक कोर्स चला रहा है। जैसे कि दिल्ली जी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स कोर्स होते हैं। कोर्स दो तरह के होते हैं बेटा ज्यादातर कॉलेज में, ऑनर्स कोर्स एंड पास कोर्स। जो ऑनर्स कोर्स हैं वो थोड़ी हायर लेवल के होते हैं, उनमें टफ टफ पढ़ाई होती है थोड़ी, और उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। पास कोर्स में यूजुअली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ ज़्यादा पढ़ा दी जाती है, थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती। उस तरह से समझो आप, दोनों कोर्स की वैल्यू है। लेकिन पास कोर्स जो है वो थोड़ा सा बच्चे के ऊपर कम लोड डालते हुए प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा देता है। और जो ऑनर्स कोर्स होता है वो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता है एकेडमिकली। उसी तरह से इग्नो में एक कोर्स मुझे पता चला है, जूलॉजी ऑनर्स। अगर आपको जनरल बीएससी करने की बात चल रही थी, जैसे यहाँ पे हमारी इस स्लाइड में जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो जनरल बीएससी कर रहे थे, उसी तरह से अगर आपको घर बैठे पढ़ाई करनी है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जूलॉजी मेजर कोर्स है। इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए आप, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है ये, घर बैठ के पढ़ाई करते हैं इसमें। संडे सैटरडे इसमें क्लासेस होती हैं, और इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस, क्योंकि हमारी साइंस के सब्जेक्ट की बात चल रही है तो इसमें प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। तो इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अरेंज करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ उसकी पार्टनरशिप है एक तरह की, दोनों गवर्नमेंट की हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी और इग्नो भी। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल कराता है, क्लासेस भी वहीं कराता है। और सुना है कि इसकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, मतलब इसकी वैल्यू है इसकी। ऐसा नहीं कि ये वैसे ही कोर्स कहीं से प्राइवेट से कर लिया किसी ने, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जूलॉजी मेजर। तो बेटे मुझे यही जानकारी मिली है अब तक की। बेसिकली आप दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज हैं। हमें जो है जरा सी भी टेंशन लेने की और दुखी होने की जरूरत नहीं है। बहुत वाइड फील्ड जी है, आप मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोई सा भी रास्ता, बस ये है कि टाइम से आपको अपना जो है एक्शन लेना है, बस ये थोड़ा जी। ध्यान रखना है। अदरवाइज रास्ते आपके पास काफी सारे हैं। मामा जी वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया, इग्नो मतलब मैं समझ नहीं पाया उसे। इग्नोर बेटे, मतलब आपने कहा कि इंदिरा पास गांधी, कोर्स है ऑनर्स कोर्स है। हाँ 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 देखिए मैं बता रहा था हाँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप कोर्स करने जाएंगे ना, हाँ हाँ। जो ये हम बता रहे थे आपको, ये वाला जो स्लाइड थी, जनरल बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे थे हम्म ना आप, क्योंकि मैंने कहा था हम्म आईपी यूनिवर्सिटी का मुझे मालूम नहीं, लास्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, आईपी का हम्म। मुझे मालूम नहीं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जनरल कोर्स करने जाएंगे तो वहां से पूछा जाएगा कि आप ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं या पास कोर्स करना चाहते हैं। तो अच्छा। पास कोर्स में थोड़ी कम पढ़ाई होती है, उसमें प्रैक्टिकल चीजें पढ़ा दी जाती हैं। और जो ऑनर्स कोर्स होता है, ऑनर्स, उसमें आपको हम्म। थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसमें थ्योरी बहुत कठिन होती है। तो ज्यादातर जो है जी ऑनर्स कोर्स ही करना चाहते हैं, लेकिन वही परसेंटेज के हिसाब से फिर वो मिलती है।
कंपटीशन तो हर जगह है बेटा। तो जी उस तो अगर हाँ कोई इंसान तो ये ऑनर्स लेवल का जो कोर्स है, ये है जूलॉजी हाँ मेजर। उसने मेजर वर्ड कर दिया अच्छा इसमें ऑनर्स की जगह इग्नोव ने। अच्छा 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 हाँ अच्छा। तो मामा जी कोई अगर पास कोर्स करता है तो मतलब उसे क्या डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ेगी जॉब के टाइम? बेटा, उसके सर्टिफिकेट में लिखा होगा पास कोर्स है। जी तो पास कोर्स में ये बेटा देखो इस तरह का हो गया ना। अब देखिए जैसे डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, आप दोनों ने साइंस ली है ना। अच्छा। हम्म। आर्ट्स कोई इंफीरियर थोड़ी होता है, नहीं लेकिन नहीं। आर्ट्स मतलब प्रैक्टिकल चीज और साइंस हाँ मतलब हाँ थ्योरी। प्लस आप प्रैक्टिकल लोगों जी। ने साइंस सेलेक्ट करी है जिसमें थ्योरी है। और हम्म। जो बच्चे आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं, आर्ट्स में क्या क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। जी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में तो आप समाज में रह के पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस को हमने आर्ट्स में रखा हुआ है। हम्म। ये जो इंसान है इसने क्या करा कि पॉलिटिकल साइंस को आर्ट्स में रख दिया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अप्लाइड चीज है, जी जी जबकि साइंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है। साइंस में थ्योरी होती है, वो सोचनी पड़ती हैं। कुछ चीजें हमें नजर भी नहीं आती फिर भी हम उनके बारे में सोचते हैं। वेरियस थ्योरीज होती हैं। जबकि ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है इनमें थ्योरी नहीं होती। इनमें हिस्ट्री हो गई, इसमें पॉलिटिकल साइंस हो गई, इसमें सोशल साइंस हो गई। ये सब हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। इनको हम आर्ट्स सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक के मन में ये आ गया कि साइंस अच्छा है आर्ट्स बुरा है, जो कि गलत है। साइंस और आर्ट्स दोनों की इंपॉर्टेंस है। हाँ तो वो हमारे सोचने के तरीके हैं, वो सोसाइटी ने वैसे बना दिए हैं। तो उसी तरह से ऑनर्स और पास कोर्स का चक्कर है। पास कोर्स जो है वो कम नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीजें बताएगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेगा स्टूडेंट के ऊपर। तो अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं कहीं, तो टीचर बनने में पास कोर्स वाले को कम प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हैं वैसे ही जिसमें टीचिंग नहीं है, तो फिर तो पास कोर्स भी सही है और ऑनर्स कोर्स भी सही है। ठीक है हमें। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? तो नहीं बेटा नहीं हमें जी। बेटा ये जो मैंने अभी जो बताया आपको, ये प्योरली साइंस की लाइन बताई है। ये जो साइंस की जी लाइन है, इस लाइन के अलावा भी कुछ और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे कि एनडीए एग्जाम हो गया, और आईएएस का एग्जाम हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए आपको बीएससी करनी पड़ेगी एटलीस्ट, मतलब ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वो ग्रेजुएशन चाहे एमबीबीएस हो, चाहे वो बीएससी हो। उसके बाद आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर जो होता है वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। उससे ऊपर कोई ऑफिसर नहीं होता इस दुनिया में, मतलब इंडिया में, इंडियन सिस्टम में। उसके ऊपर नेताजी होते हैं। तो वो होता है आईएएस। तो एक हो गया एनडीए, एक हो गया आईएएस, इस तरह से। इसके अलावा कुछ हमारे, जैसे कि ओएनजीसी कुछ कोर्स कराता है। ओएनजीसी जो है जो ऑयल फील्ड होती है, वहां पे जो इंजीनियर होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कोर्सेज कराता है। वो मैंने कवर नहीं करे बेटा इसमें। अगर उनमें इंटरेस्ट है तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखना पड़ेगा और आपको जो है इंटरनेट पे खोजना पड़ेगा उन कोर्सेज के लिए। ओएनजीसी को स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। उसी तरह से मेरीन जो है, जो समुद्री साइंस है, जो मेरीन इंडस्ट्री है, मेरीन समझ रहे हैं आप, समुद्री साइंस है, उस उसमें भी कुछ कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज को मैंने कवर नहीं करा बेटे। वो अलग अपॉर्चुनिटी है आपकी, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं तो। जी तो कुछ चीजें इसमें कवर नहीं हुई हैं। वो जनरल चीजें कुछ हैं जो आप, अगर इंटरेस्ट, स्पेशल स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो वो उनमें जा सकता है।